तो जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ तमाम मेहमानों से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और तमाम दर्शक भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम सवाल भी इस वक्त हमारे साथ आने लगे हैं। इनफैक्ट डिफेंस एक्सपर्ट जनरल A.K. सिवात साहब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जनरल K.K. सिन्हा आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। पूर्व राजनयिका वीना सीकरी साहब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीना जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ प्लीज़। मैम, उस दिन जब हम जुड़े थे तब आपने कहा था इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अब ये 12 घंटे डू और डाई आप ये समझ रही हैं, या अब ये समझ लिया जाए कि ट्रंप सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी तो सिर्फ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चंद ही मिनट पहले ये भी खबर आई है कि अमेरिका की तरफ से खर्ग आइलैंड के ऊपर एक बहुत जबरदस्त अटैक शुरू हुआ है। और इस अटैक से ये लग रहा है कि इन्होंने ये निर्णय कर लिया है। ये अटैक जो है क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं कहने के लिए कि हम खर्ग आइलैंड से जो फर्दर डिस्ट्रक्शन करेंगे, उससे जो ईरानियन कैपेबिलिटी टू एक्सपोर्ट ऑयल, उसको हम खत्म कर रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि खर्ग आइलैंड के थ्रू 90% ईरान का तेल वहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो उन पे जो अटैक खास शुरू हुआ है, उससे विल द एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी बी फिनिश्ड ऑफ, एक ये है। और ये करने के बाद वो कहेंगे कि चलो ठीक है, हमने इनका एक्सपोर्ट फैसिलिटी खत्म कर दिया, अब ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अब इनकी इकॉनमी खत्म हो जाएगी और वो फिर आगे अटैक नहीं करेंगे। एक तरफ से ये हो सकता है, दूसरी तरफ से है जो खर्ग आइलैंड पे अटैक हुआ है चंद ही मिनट पहले, उसके बाद जो है, इज इट द फर्स्ट स्टेप इन द एस्केलेशन, और इज इट गोइंग टू बी बूट्स ऑन द ग्राउंड? क्योंकि खर्ग आइलैंड पे अटैक करने के बाद वो अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजेंगे खर्ग आइलैंड पे कब्जा करने के लिए। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे मैम ये समझा दीजिए, ये जब कह रहे हैं ट्रंप वो गाली गलौज वाला, एक तो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू रेड इट? टेरिबल टेरिबल, ऐसे अल्फाज तो किसी के मुंह में नहीं होने चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए से कहना तो फिर बहुत ही माइल्डली मैं कहूँ तो बहुत अजीब लगता है। मतलब ऐसा क्या नहीं, पर ये क्या बताता है? इज ही नर्वस, या वो क्या क्या बताता है कि मुझे लगता है कि एक तरफ से उनकी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उस वक्त हो रही थी, क्योंकि दो बातों में अमेरिका के काफी फर्क आ गया था उनकी पोजीशन में। नंबर 1, उनका जो आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज, उनको इस्तीफा देना पड़ा। हाँ। और सुना है कि उनकी पोजीशन ये थी कि अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होने चाहिए। हाँ। और वो बिल्कुल इसके विरोध थे कि अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड हो, क्योंकि वो सोचते थे कि ये बिल्कुल नेगेटिव होगा और अमेरिकन बहुत लोग मरेंगे, इसका कुछ इसमें फायदा नहीं होता। नंबर 1 वो। नंबर 2, जो फ्रस्ट्रेशन उनकी ये लग रही है कि जो वीकेंड 2-4 दिन पहले जो इस्फहान के आसपास उन्होंने अपने स्पेशल फोर्सेस भेजे, और उनके C-130 के 2 प्लेन भी डिस्ट्रॉय हो गए, हेलीकॉप्टर भी काफी डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि कहते थे कि वो एक वेपन सिस्टम ऑफिसर को रेस्क्यू करना चाहते थे, लेकिन लगता है कि वो एक खास अटैक था उनके इनरिच यूरेनियम के बेसिस पे। अच्छा। जो इस्फहान उन्होंने किया, वहीं ईरान के यूरेनियम की स्टोरेज जो चीज आप यहाँ पर उसी इसी को मैं आगे ले जा रही हूँ। मैं क्विकली कुछ कमेंट्स जो हैं वो पढ़ देना चाहती हूँ, और उसके बाद जनरल सिवाच आप जरा इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, एक तो चंद्रशेखर है, वो ये कह रहे हैं, रूबिका जी, इफ ईरान डैमेजेस फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस ऑफ इंटरनेट देन विल बी वी आर गोइंग टू सफर टू। और ईरान इतना बेवकूफ़ी भरा कदम तो नहीं उठा सकता है। फिर एक अभिलेख जी हैं जो कह रहे हैं कोई ह्यूमैनिटी नहीं बची है, नो लव नो पीस। फिर एक शब्बीर जी कह रहे हैं कि इस बार अगर ईरान ने पलटवार किया तो दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। एक राजीव जी कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट है और कुछ भी नहीं है। प्रेक्षमा लानी लिख रहे हैं कि ईरान इज नाउ फिनिश। अब मुझे ये बताइए जनरल सिवाच, आपको क्या लगता है, ईरान इज फिनिश या ट्रंप का ईगो इज फिनिश? क्या ये 12 घंटे बाद एक था ईरान जैसी स्थिति आएगी, या एक था अमेरिका का ईगो वाली स्थिति आएगी? हाँ देखो रूबिका, ये तो टाइम ही बताएगा, मगर इस बार अगर अमेरिका ने हमला किया, जैसे वो कह रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो ईरान कह रहा है वहां पर हम ह्यूमन शील्ड करेंगे,
और मुझे लगता है ये लड़ाई बहुत ही नाजुक रूप पे जाएगी, क्योंकि ईरान चुप नहीं रहने वाला। ईरान भी तैयारी कर चुका है। ईरान मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, वहाँ पर जितने भी ब्रिजेज हैं, पावर प्लांट्स हैं, एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट है, प्लस वो डीसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं, उनको भी वो एक प्रकार हमला करेगा और उनको बहुत नुकसान होगा। दूसरा, आपने बहुत अच्छा बताया था ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर जो है वो नब्ज है पूरे वर्ल्ड की, पूरा ट्रेड बिजनेस उसी के थ्रू होता है। अगर उसको वो तोड़ देगा, करेगा, तोड़ेगा, क्योंकि वो कहता है कि अगर हम मरे तो हम सबको लेके मरेंगे, और ये ईरान की पॉलिसी है। तो ईरान कहेगा जब आप मेरे खरक आइलैंड पे हमला कर रहे हैं, आप जो मेरे पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, मेरी ब्रिजेज, तो पलटवार तो ईरान करेगा। तो मुझे लगता है कि फिर तो ये इतना नाश हो जाएगा दोनों तरफ से कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको दोबारा रिफॉर्स्टर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये लगता है कि क्या वाकई अमेरिका करेगा? देखो, मुझे लगता है कि हो सकता है अभी भी करीब करीब 8 से 10 घंटे हैं, कुछ सोल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि जो खरक आइलैंड पे कैसे जनरल सिवाच, ये जो खार्क पर ये अटैक की अभी खबर आई है और ये किसी और ने खबर नहीं दी है, वहाँ के जितने भी चैनल्स हैं सऊदी के, वो सारे ये बता रहे हैं कि खार्क पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया अमेरिका ने। हाँ, मैं यही बताने 10-11 घंटे बचते ना, नहीं सतीश जी? हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा था एक इसमें रूबिका, ये जो खरक आइलैंड पे हमला किया है, एक ट्रेलर है, वो कहीं ना कहीं दबाव डाल रहे हैं ईरान पे कि अभी भी टाइम है, आप मान जाएं, अगर नहीं होगा तो फिर हम आपके पावर प्लांट और ब्रिजेज पे फुल फ्लैज अटैक करेंगे। और ये भी सच्चाई है, ईरान तरीके की चीजें देख रही हूं मैं, आप भी कह रहे हैं कि ये तो वक्त ही बताएगा। सतीश केसिंग साहब, दो तरीके की चीजें देख रही हूँ। एक गुलशन आनंद कह रहे हैं कि रूबिका जी, ये ट्रम्प जो है वो फेकू चंद है, कुछ करने वाले हैं नहीं, बस इनके बस का कुछ है नहीं, ये बस इसी तरीके की हरकत करेंगे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सच फाउल लैंग्वेज एंड फ्रस्ट्रेशन, ये बताता है कि अब वो स्टेबल नहीं है। फिर दूसरे राजीव जी लिख रहे हैं कि रूबिका जी, नहीं भाई राजीव जी, आपकी बात नहीं पढ़ सकती हूँ, सतीश जी गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक भाई साहब ये लिख रहे हैं कि ईरान का पागलपन ईरान को बर्बाद कर देगा। ये जॉयशर हैं जो लिख रहे हैं। आप समझ रहे हैं, दो तरीके की अलग अलग बातें निकल कर आ रही है व्यूअर्स के पास से। देखिए, पागल हो सकता है ईरान हो, और वो कह रहे हैं ना कि पाषाण युग में भेजेंगे। लड़ाई तो अमेरिका को वहां पर वो पहाड़ पठार और मरुस्थल से ही लड़ना है। अरे अमेरिका तो 250 साल का देश है, वो 5000 साल का देश है। आप 2 पायलट के लिए आपने 2000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, पूरा जान लगा दिया, और वो 50 नेताओं के मरने के बाद भी वैसे ही क्या वैसे खड़ा है। वो तो स्टोन एज के हथियार लेके खड़ा है। आप उससे आइए ना, उतरिए ना। तो ये एक तरह की लड़ाई दूसरी है। अगर ये गिदर देखिए, भभकी तो देते ही है, अमेरिका उनको पूरा तबाही भी कर चुका है, लेकिन हमको तो लगता है बड़ा शांत है। वहां तो सुना है कि वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं इस युद्ध के बीच में। तो ये मुद्दा है। मैं आपको 2 बातें कहता हूं, मेरी बात। आप ईरान की बात करें वहां? बिल्कुल, मैं ईरान की बात कह रहा हूं। नहीं सर, लेकिन अटैक तो होगा ना सतीश जी, अरे तो करेगा। हम क्या बोल रहे हैं? मैंने अभी वीना जी से क्या पूछा, उन्होंने कहा नहीं इसको गीदड़ भभकी की तरह मत लो। देखिए, अटैक से वो डरता ही नहीं ना, जिसके 50 नेता मर गए। वो खड़ग आइलैंड पर क्या बर्तानिया पहले काबिज नहीं थी क्या? वीना जी से पूछिए। लेकिन टिक पाए क्या? उस देश, एक देश ऐसा है जहां पर न अलेक्जेंडर टिक पाया और ना जहां पर मंगोल टिक पाए। तो आप उनसे क्या लड़ेंगे? नहीं, तो आप लड़िए नहीं, आप उनके ऊपर ना, आप प्लीज समझिए इस बात को, आप दूसरी दिशा में जा रहे हैं। ईरान की कुव्वत, अमेरिका की कुव्वत, इस पर बहस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन 12 घंटों में क्या होगा। देखिए, आप समझिए, मैं वो अभी जनरल सिवाच ने क्या बोला कि फाइबर ऑप्टिकल्स को वो आराम से निशाना बना सकता है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि ईरान कुछ नहीं कर सकता है। ईरान वो जमीन है जहां हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास क्या 72 शोहदा थे, कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा आजा यजीद मैदान में आजा, देख लेंगे। तो मैं उसमें तो जा ही नहीं रही हूं, मैं वॉर टैक्टिक्स पर बात कर रही हूं। आप देखिए, मैं इमोशनल चर्चा तो आराम से हो सकती है। फिर तो चलिए मैं आपको पूरा का पूरा करबला का सीन सामने उतार दूंगी। तो देखिए, इमोशनल चर्चा नहीं कर रही हूं मैं, यहां पर टैक्टिकल वॉरफेयर जो इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रही हूं। जद में फिर आपका इंटरनेट भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। पहली बात यह है। और दूसरा कि करबला और नजफ और इमाम हुसैन के ये वंशज हैं। अरे आप कितना उनको मारोगे? मार मार के आप भरता तो ऑलरेडी बना चुके हो।
लेकिन वो कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं आपको एक बात कहता हूं, और आप जो राजनयिक हैं उनसे भी पूछ लीजिए। ईरान, देखिए, ट्रंप ने पूरे दुनिया का तेल कर दिया है, उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ तेल पर है। उसका बयान है ये बात कि हम तेल कंट्रोल ऑयल and make money. That is what he says. We know everything, प्रभु, but what I am going to, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, किसकी बात सुनी जाएगी? अमेरिका के ईरान? कल को अगर अमेरिका जो कह रहा है कि मैं तो पावर सेक्टर को भी खत्म कर दूंगा, ब्रिजेस भी खत्म कर दूंगा। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ हर्षवर्धन जी, ईरान में बड़ी खबर इस वक्त ये है, लोगों को कहा है कि आप रेल से सफर नहीं करेंगे, स्टे अवे फ्रॉम द रेलवेज। सीधे तौर पर कह दिया है, डू और डाई वाली सिचुएशन है, इसको हल्के में कैसे कोई ले सकता है? हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि रुबिका जी, इसी पर बात होनी चाहिए और इसमें तो कोई संदेह नहीं है। एक बड़े वर्ग में भारत में ऐसे बात की जा रही है जैसे ईरान कोई लड़ाई जीत रहा है, बड़ा कमाल कर दिया है। भाई, उस मुल्क की बर्बादी और वहाँ के लोगों का ख्याल रखिए। इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। अमेरिका ने पूरा का पूरा ईरान तबाह कर दिया है, वहाँ की तस्वीरें नहीं आ रही हैं। और ईरान उस थ्रेट को लेकर कितना सीरियस है, हम लोग यहाँ टीवी पर बैठकर कुछ भी बात करें कि वो अपने आर्टिस्ट को, अपने यूथ को उन प्लांट के सामने कह रहा है कि ह्यूमन चेन बनाओ। तुम चलो, कोई आर्टिस्ट है तो उसको कह रहा है कि तुम वहां अपना गिटार लेके, अपने जो इंस्ट्रूमेंट लेके, इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब उस देश को ये पता है कि अमेरिका अगर सचमुच उस पागलपन पर आ गया, और ये तो कोई कहने की बात है नहीं कि ट्रंप एक पागलपन के शिकार व्यक्ति है, एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष है जिसने सचमुच दुनिया में तबाही मचा दी है। लेकिन एक इसमें यहाँ कैच पॉइंट है, पिछले कुछ समय से अमेरिकी राष्ट्रपति ये कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप उनको ये कह लीजिए कि युद्ध से बाहर निकलना चाह रहे हैं, चाहे ये कह लीजिए कि जो इतनी बर्बादी के बाद उनको लगा कि अब कुछ मिला नहीं, आपने उनके सारे नेताओं को मार दिया। लेकिन जरा सोचिए, क्या ईरान अपनी उस पोजीशन का अब नाजायज लाभ उठा रहा है? और नाजायज लाभ का शिकार हम लोग तो बाद में होंगे, चलो हमारा इंटरनेट नहीं आएगा, तेल महंगा हो जाएगा, सब रह लेंगे, दुनिया रह लेगी, कोई बहुत ऐसी मुश्किल नहीं, ऑल्टरनेटिव क्रिएट हो जाते। सोचिए ना जरा, ईरान में मानवता का ये कितना बड़ा संकट है, ह्यूमैनिटी के संकट की बात करिए ना। ईरान पे अगर अमेरिका ने उस तरह की तबाही बरसाई जो पहले से ही हो रही थी, अभी जो थोड़ी देर पहले की खबर करी, मैंने भी वो देखा कि वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर शुरू हो गया हमला। तो ईरान की जिस सभ्यता की हम लोग बात कर रहे हैं, एक तो जब हम लोग 5000 साल की सभ्यता की बात कर रहे हैं तो वो पर्शियन सिविलाइजेशन है, वो ये वाली इस्लामिक सिविलाइजेशन नहीं है। ये बार बार बोलना चाहिए, नहीं तो कई बार जब चर्चा होती तो ऐसे लगता है कि जैसे वो ये वाली इस्लामिक सिविलाइजेशन है जो अभी, क्योंकि इस शिया के पहले तो वहां सुन्नी काबिज थे। मतलब अगर हम समझना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उस संदर्भ में नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि वो फिर बेवजह जो है मतलब सतीश जी जो कहने लगे वो थोड़ा गलत संदर्भ जा रहा। मूल मुद्दा क्या है? ईरान हाउती को, हिजबुल्लाह को, हमास को पैदा करता है, टेरर फंड करता है, नंबर 1। ईरान लगातार अपने यहां मानवाधिकारों का हनन करता है, हजारों ईरानियों को मार दिया, जिसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, कुर्द भी हैं। बताइए उस कुर्द नेता का क्या गुनाह था जिसको उसकी बच्ची के सामने फांसी पर लटका दिया? महसा अमीनी का, मलिका अजीजी का क्या गुनाह था? सवाल ये, क्या ईरान सुधरेगा? क्या उस जो अयातुल्ला की सुरक्षा के लिए जो IRGC बनी, और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ईरान से बातचीत इसलिए नहीं हो पा रही है। मेरा एक सवाल, इस पर मैं भी बड़े दिनों से हम लोग सब मंथन चिंतन करते रहते हैं। मैं कह रही हूँ कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा था और ये हालात बदलने चाहिए थे और बदलना जरूरी थे, पर वो तो वहां की जनता तय करती ना। हर्षवर्धन जी, ये कौन है अंकल टॉम, अंकल सैम, जिसको यहाँ पड़ी है कि नहीं मैं आऊंगा, मैं करूंगा? अरे वो तो ईरान है, ईरान जाने, उसका काम जाने। अचानक, और वो भी तब आप देखिए जब दो मुल्क आपस में, हर्षवर्धन जी, बात कर रहे हैं। दो कौन से मुल्क थे कि भाई इजराइल, अमेरिका, ईरान जो है बात कर रहे हैं, अचानक आप जो है जाकर अटैक कर देते। या तो बातचीत होती है या अटैक होता है। अगर अटैक कर रहे हैं इसका मतलब आपने धोखा किया है। खैर, अब उस मसले में ना पड़ के, ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, आज जो अमेरिका कर रहा है, क्या वो जायज है क्या हर्षवर्धन जी? नहीं, कतई जायज नहीं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पागलपन है। लेकिन आप इसको समझिए, जो दुनिया चल रही है उसमें माइट इज राइट एक चीज है। ये हम कह दें कि ईरान में जो कुछ भी करें उनका अपना बिजनेस है, एकदम ठीक बात है, हर कोई सोवरेन कंट्री है, उसके लिहाज से काम करेगी। लेकिन वो सिर्फ इतना भर नहीं है ना, वहां से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इजराइल को, वहां से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगा रहे हैं, और वही तक नहीं है। आप
सऊदी अरब को क्यों भूल रहे हैं, आप यूएई को क्यों भूल रहे हैं, आप कतर को क्यों भूल रहे हैं? ईरान ने वो सारी जो लिमिट थी वो क्रॉस कर दी है। आप इसको समझना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ट्रंप को या दुनिया के किसी देश को यह हक नहीं है, लेकिन ये समझना जो बात पड़ेगा। आप कह रहे हैं उसके बीच में ही एक शिवम तिवारी जी हैं, ये ट्विटर के हमारे दर्शक हैं, वो ये कह रहे हैं मंदबुद्धि चौधरी, और वो नाम ले रहे हैं पोटस का भैया, फिर वो कह रहे हैं आतंकी सोच का नाम ले रहे हैं ईरान का। इन दोनों की जिद की वजह से पूरे विश्व में हाहाकार है। समझ में नहीं आ रहा पूरा विश्व एकजुट होकर अमेरिका और ईरान के युद्ध को क्यों नहीं रोक रहा है। अब शांत क्यों है रशिया, चाइना, और कहाँ है ये सारे के सारे देश? मैं एक बार जनरल सिन्हा का से बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जनरल सिन्हा, ये आम हिंदुस्तानी है जो 12 घंटे के इस पूरे के पूरे अल्टीमेटम में अपनी राय रख रहा है। सर रुबिका जी जय हिंद। समय देंगी, मुझे भरोसा है। जो आप देखिए ये जो इस तरह के आपके जो दर्शक हैं जिसने बोला है, मैं उसका जवाब देने के लिए शायद नहीं बैठा हूं। वो अपनी उनकी सोच है, वो सोचें कुछ, मगर जो ज़मीनी हकीकत है उसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा। देखिए बड़े अभी आपके काफ़ी बरस पत्रकार जी लोगों को सुन रहा था। देखिए आप ये कहते, ये पूरी लड़ाई पेट्रो डॉलर की है, ऑयल की है, गैस की है, और ये ईरान के ऊपर में 1953 से चल रही है जी। और आज उसको आप देख रहे हैं। ठीक है, उसका काम करने का तरीका गड़बड़ाया हो, 79 के बाद में कट्टरता आई हो, उसके अंदर में उन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसके ऊपर में हम लोग बोलते रहे, इजराइल का डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल, पासान युद्ध में भेज देना, तो डेथ टू ईरान नहीं हुआ ये, और उसकी धमकी आज रात के 12:30 बजे होगी। जो आप कह रही थी इसके पहले कि वो आपका इंटरनेट काट देंगे, ये जो नैरेटिव चलता है, और ईरान अभी तक एक्ट किया है एज ए सेंसिबल मैन। स्टेट ऑफ हार्मोज को, जो हमारी भी 9 और 10 जो हमारी शिपिंग लाइन है अंडमान निकोबार से जाती है, भारत के ऊपर में इतनी बड़ी अध्याय हम नहीं काटते हैं, तो वी आर द कावर्ड पीपल। मैं ये मानता हूं। ये आप क्या बातें कर रहे हैं कि इसको पाषाण युद्ध में भेज देंगे, और किस लिए? पेट्रोकेमिकल है आपके, पेट्रो डॉलर है, ऑयल है, गैस के लिए। ये जो बचपना है, और ये तरह की ये जो नैरेटिव को कि नहीं वो गलत है, मगर हाँ बात मान जाओ डोनाल्ड ट्रंप की, हाथ खड़े कर दो। और आप, उन्होंने तो भारत का पूरा तेल आ रहा है, अदर देन अमेरिका एंड इजराइल किसी के तेल रुकी नहीं है, और इसको नहीं, ये देखिए ये चीजें। और आपने एक स्टार्टिंग किया रुबिका, शायद वो बहुत ही बैड नैरेटिव है। अमेरिका में बैठे हुए जनरल्स, चीफ 2 जनरल, टॉप जनरल 6, उसके अलावा जितने वेटरन्स हैं जिनको सामरिक चीजें पता है, वो कह रहे हैं कि मत करिए। पेंटागन का अभी रिपोर्ट लीक हुआ है, ये अमेरिका पाषाण युग में जा सकता है। उन्होंने कहा है कि 2 लाख चाहिए ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए। नहीं, what was the bad narrative? 40 साल। No, but what was the bad narrative? I didn't understand. बैड नैरेटिव है कि ईरान काट देगा, पूरे दुनिया को खदा तबाह कर देगा, आप लोग इंटरनेट काट देगा, और ये जो चीजें हैं ये एब्सोल्युटली नैरेटिव हैं। उसने आपके स्टेट ऑफ हार्मोज, उसके टेरिटोरियल लाइन से जाता है, 12 नॉटिकल माइल है, हाँ। और हमारे नॉटिकल लाइन से जाता है अंडमान निकोबार से, हाँ। वो अमेरिका तो जाने नहीं देता इसको पहले दिन से। ये तो उसकी भली, वो कह रहा है कि हम यदि लेंगे, ठीक है, मैं भी मानता हूं कि इसको नहीं करना, और वो कह रहा है कि आप कर लीजिए हमारे साथ परमानेंट सीज फायर, हम खोल देंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो कह रहा है ना कि 10 पॉइंट है, क्या मांग रहा है कि हमारे ऊपर अटैक, हम हाथ जोड़ के कह रहा है कि हमारे ऊपर अटैक ना करें। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। आप ये कह रहे हैं कि गलत नैरेटिव, पर गलत नैरेटिव क्या है? मैं ये नहीं समझ। 12 घंटे हैं, 12 घंटे अगर अटैक करता है अमेरिका, तो ईरान रिटेलिएट करेगा ना, तो वो कैसे रिटेलिएट करेगा? उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस हमने रखे हैं, उसमें गलत नैरेटिव क्या है, मैं समझ नहीं पाई। तो आप
सुनिए ना, अमेरिका आपने कह रहा narrative है नहीं कि देखा, 2 दिन पाषाण पहले युग देखा में, ना आप। आपने कहा कि अमेरिका पाषाण युग में ईरान को ले जाएगा। हमने ये कहा अमेरिका ईरान को ले जाएगा या ईरान के पास भी उतना मादा है कि वो पूरी दुनिया को पाषाण युग में ले जा सकता है। अमेरिका हल्के में ना ले ईरान को। नाउ व्हाट इज द बैड नैरेटिव हियर? नहीं, दिस इज रॉन्ग। ईरान के पास वो मुद्दा नहीं है कि पाषाण युग में ले जाए। पाषाण युग में ले जाने के लिए एक रात में एक ही चीज है, वो है न्यूक्लियर। ये इनडायरेक्ट न्यूक्लियर धमकी है और इसको इजराइल भी कर सकता है क्योंकि उसके पास भी अनडिक्लेयर न्यूक्लियर पावर है। हाँ। मगर मुझे जो यह है, आपके किसी ने कहा, जिसने कहा कि क्यों चाइना, क्यों इंडिया, क्यों रशिया बैठा हुआ है। न्यूक्लियर थिंग, जो एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है जिसको बनने नहीं दिया जा रहा है, उसको आप कहते हैं कि एक रात में हम खत्म कर देंगे। एक ही तरीका है रूबिका जी, मिलिटरली, वो है आप न्यूक्लियर मारेंगे उसके ऊपर में, और कोई तरीका नहीं है। और 39 डेज से तो वो कर रहे हैं। क्या हो गया वहां पर आपका? तो वही क्या तो, चीज अरे भाई रुक गई वहां पर? अरे जनरल ठीक वही है, चीज क्षतियां तो हो डिस्कस रही कर हैं। रहे हैं कि उस 12 ईरान घंटे में is- फिर क्या होगा। ईरान आप is कहेंगे not एक ही active। तरीका है कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हो। वीना जी 30 सेकंड में बताइए, क्या अमेरिका या ट्रंप ये काम कर सकते हैं या ये उनकी हैसियत नहीं है, नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गीदड़ भभकी? देखिए, न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल के यूज के लिए WHO तक तैयारी कर रहा है। कई दिन पहले एक खबर आई थी कि WHO अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है कि अगर न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल यूज हुआ ईरान पे तो का फॉल आउट क्या होगा, उनको क्या करना चाहिए। तो ये न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल की बात काफी दिनों से चल रही है कि अल्टीमेटली जब ट्रंप इतने डेस्परेट सिचुएशन में होंगे तो वो या इजराइल, वन ऑफ देम, एक न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल यूज करेंगे। और इसके बारे में पूरी दुनिया को साथ जुड़ के इसको प्रिवेंट करना चाहिए। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज रशिया एंड चाइना, रशिया अपनी तरफ से पीछे से कुछ टॉक्स कर रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं, दबाव कर रहे हैं, ईरान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप तो किसी की बात नहीं मान रहा है। और डर यही लग रहा है कि वो ग्रेजुअली ही इज गोइंग और टुवर्ड्स। ये जो बात जनरल सिन्हा कह रहे हैं वीना जी कि वो तो अपनी टीम की बात नहीं सुन रहा है कि मत करो, आगे मत बढ़ो। हर्षवर्धन जी, बिल्कुल, एक मोहम्मद इम्तियाज हैं जो ये लिख रहे हैं कि एक कोने में कहीं बैठा हुआ है अमेरिका और इसको लगता है कि पूरी दुनिया पर ये राज कर जाएगा, एंड ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू लिसन टू हिम। कब तक? No, but that is the whole point, the economic control. That is why President Trump is talking only about economic control through the oil supplies. He said मेरे पास वेनेजुएला आ गया है, अब मैं ईरान को लेके फिर मैं देखो कितना मेरा पैसा बनेगा. So this is the economic oil diplomacy, energy diplomacy that. और डॉलर, वो जो कह रहे हैं पेट्रो डॉलर है ना? Yes. But Iran has challenges in its hand. It has the internet. आपने सही फरमाया कि वो बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और it is really retaliating with both UAE and Saudi Arabia and Israel. But despite this, both Saudi Arabia and UAE are putting pressure on America to continue the fight. But they want Iran to be permanently weakened. और वो चाहते हैं कि ईरान इतना कमजोर हो कि वो उनके लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, यूएई के लिए कभी थ्रेट ना बने। पर ऐसा क्या हर्षवर्धन जी आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं जो मूल बात कह रहा था फिर से उसको दोहराता हूं, शायद उसको समझने का संदर्भ ठीक से शायद मेरी बात का नहीं लिया गया। मैं तो बार बार इसको कहता हूं, मेरा अपना जो एनालिसिस है, अगले 5 साल अमेरिका की ताकत के लगातार कमजोर होने के हैं, और अगर ऐसा बददिमाग प्रेसिडेंट नहीं आता तो ये अमेरिका की ताकत अभी और लंबी चलने वाली थी, क्योंकि जब तक कोई एक्सट्रीम फैसले लेने वाला नहीं आता है, ऐसे पावर शिफ्ट नहीं होता है जियोपॉलिटिकल, ये समझना पड़ेगा हमें। और अमेरिका कमजोर हो रहा है, वो शायद अभी दिख नहीं रहा है, चाहे हम डॉलर डोमिनेंस की बात कर लें, चाहे पेट्रो डॉलर यानी सऊदी अरब, यूएई जो खाड़ी के देश है उनसे जो एक अघोषित समझौता है। दुनिया में इस वक्त के बदलाव में क्या ईरान अपने आप को कहीं रख रहा है? नहीं रख रहा है ना भाई। आप लोग इस मूल बात को समझिए, डेमोक्रेसी नहीं है, ह्यूमैनिटी के हिसाब से कोई काम नहीं होता, वो खुद पाषाण युग में लोगों को रख रहे हैं। आप इस बात को तो करना पड़ेगा ना। अगर अमेरिका में एक व्यक्ति है, ट्रंप बैठे हुए, जिनकी सनक कह लीजिए, बड़बोलापन कह लीजिए, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी है, वहां आप सब कुछ कर सकते हैं, वहीं उसी अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ ईरान के पक्ष में लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। तेहरान में कोई कर सकता है क्या? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि ईरान के जो शासक हैं उनके खिलाफ कोई एक लाइन बोल दे? आप लोग मूल बात को नहीं कर रहे। और अगर आज की दुनिया की हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिक पॉइंट तो हमें करना ही पड़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूं,
जो किसी ने भी कहा, शायद मेजर जनरल के सिन्हा ने या किसने कहा कि सारे जहाज तो आ रहे हैं। कमाल है भैया, 5% कुल ट्रांजिट रह गया है। जरा रिपोर्ट देखिए जो वहां से जहाज निकल, 5% वहां जहाज खड़े हैं। जरा मैं जवाब दूं इनको। हाँ। और मैं जवाब देता हूं साहब। एक मिनट, पूरी बात कर लूं। यार 2 दिन के जहाजों के बारे में आप किसी देश के बारे में ऐसे बातें करेंगे साहब? एक नेशन स्टेट है साहब। सुनिए, ठीक है, आपने बड़ा चीज देखे होंगे, जरा सुने साहब। अरे मेरी बात तो कर लीजिए, बात मेरे को देंगे 1 मेरी मिनट बात आप, रूबिका जी मैम। हाँ, जब वहां पर जितने भी जहाजों का मसला है, क्या वो कोई स्मूथ ट्रांजिट हो रहा है क्या? ईरान के अलावा तो किसी और का नहीं। वहां कोई अमेरिका तो अभी तक कोई मिसाइल मार नहीं रहा। हमें यह भी समझना, क्या ईरान ने इस परिस्थिति है, इसमें कोई एक ऐसा पक्ष देने की कोशिश की कि दुनिया के सारे देश कहें कि भाई अमेरिका खराब है? आज तो उसके साथ सब खड़े। ईरान के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि बड़ा बुरा देश है, खराब देश है, लेकिन फिर भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। ऑल्टरनेटिव क्या दे रहा है वो? और जिसको प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, वो बगल के जो मुस्लिम देश ही हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, वहां पे जाती है ना, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? भारत क्या करेगा या दुनिया के दूसरे देश करेंगे, ये तो सेकेंडरी आएगा। ऑलराइट, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। ऑलराइट जनरल सिन्हा, 30 सेकंड सर, जवाब दे दीजिए। देखिए रूबिका, इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए उसको तबाह करने की पूरी जिम्मेवारी सबकी है। रशिया में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब नहीं साहब, आपने यही कहा, यही, इसके अलावा और कुछ कहा ही नहीं। देखिए साहब, एक देश जब स्टैंड किया है ना, करना चाहिए स्ट्रेट वे दो पावर। देखिए, मैं आपसे बात करने नहीं आया साहब, मैंने नहीं बोला आपके बीच में। आप सुने मेरी बात, भूमिका आप इनको परमिट कर रही हैं। देखिए, आप मुझे नहीं बनवाया सही चीज सुनने के। ये क्यों जनरल सिन्हा और हर्षवर्धन जी दोनों रुकिए। आप लोग हमेशा यू टेक अ स्ट्रांग लाइन एंड लेंथ। पत्रकार है साहब, 1 सेकंड रुकिए। जनरल सिन्हा पत्रकार है, तो इसलिए आप उनको बोलने देंगे। जनरल सिन्हा रुकिए, मेरी बात सुनिए। प्लीज काम डाउन ना सर, व्हाई यू गेटिंग सो एजिटेटेड? होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, काम डाउन करें। आई एम आस्किंग यू, आई एम लिसनिंग सर, विल यू लिसन टू द लेडी हियर? आपने मुझे बोलने नहीं दिया, विल यू लिसन टू द लेडी हियर और नॉट? इफ यू डोंट वांट टू लिसन टू मी, then no, take all the time प्रभु, take all the time. I am just saying one thing. हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने यह नहीं कहा कि ईरान को इसलिए खत्म कर दो क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। He did not use that line. वो कह रहे हैं एक मूल मुद्दा यह भी है कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। ये लाइन बोली उन्होंने। ये नहीं कहा कि अमेरिका को पूरा का पूरा हक है कि वो वहां पर जाकर डिस्ट्रॉय कर दे सबको क्योंकि अमेरिका को लगता है। नो, you are joining one and one. Don't do that, sir. मैम, आई एम नॉट ज्वाइनिंग 1 to 1. इट इज वेरी सिंपल। आप ये कहेंगे कि ईरान के अंदर में यदि डेमोक्रेसी नहीं है तो इट्स ओके द वे थिंग्स आर हैपनिंग। इट्स नॉट ओके सर। आपने ये भी बात कहा कि ईरान पूरे विश्व के अंदर में ये कर रहा है, बात उसकी नहीं है। मैं भी उसके टेररिज्म के अगेंस्ट हूं, मगर आज एज ए नेशन स्टेट यदि ईरान के ऊपर नहीं दुनिया खड़ी होती, अब पूरी दुनिया खड़ी है, पूरे इवन NATO, they have realized it just can't be hegemonic just because of petrodollar, just because of oil and gas. इसके अलावा कुछ नहीं है वहां। यही है मेन मुद्दा साहब। जनरल सिन्हा, ये वेनेजुला का मुद्दा यहाँ भी आ रहा है। खड़े ही हैं ईरान के साथ, हिंदुस्तान खड़ा है ईरान के साथ, तो आज हमें खड़ा होना चाहिए ईरान के साथ। बगल के उसके मुल्क ही नहीं खड़े हैं, वही तो हम कह रहे हैं। समय खड़ा होना चाहिए। आई एम स्टैंडिंग। सब यही कह रहे हैं ना सर कि अमेरिका जो कर रहा है वो पागलपन है। It has to stop. सब ये बात कह रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम जो है अमेरिका के साथ खड़े? कोई इस वक्त अमेरिका के इस तरीके की ये जो ट्रम्प कर रहा है, बार बार हर्षवर्धन जी यही तो बात कह रहे हैं कि वो बौखला गए हैं, वो पगला गए हैं। कभी अमेरिका ने अपनी हिस्ट्री में इस तरीके का प्रेसिडेंट नहीं देखा है। लेकिन अब करना क्या है, होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। 30 सेकंड्स टू जनरल सिवाच एंड देन 30 सेकंड्स टू यू। सतीश केसिंग साहब आप लीजिए पहले, देखिए जनरल सिवाच आपके पास। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, अगर दुनिया में अगर डेमोक्रेसी के खिलाफ तानाशाहों को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है तो वो अमेरिका है। और जहां तक आतंकवाद से लड़ाई की बात कहते हो, मैंने नहीं कहा, ईरान ने कभी नहीं कहा डेथ टू इंडिया।
ईरान ने भारत के लिए कभी डेट टू इंडिया नहीं कहा है। जिस देश ने भारत के लिए डेट टू इंडिया कहा है उसका नाम पाकिस्तान है, और उसका आजकल सबसे बड़ा प्रायोजक अमेरिका है। तो हमको डबल स्टैंडर्ड अपनी बातों में भी नहीं रखना चाहिए। 5000 साल का उन्होंने कहा कि भैया 5000 साल में तो ये इस्लामिक भी है, हम 1400 साल लेते हैं। तेल का तो इतिहास है 100 साल का है। ओके, जनरल सिवाच, फिर मैं हर्षवर्धन जी बस आ रही हूँ आपके पास। जनरल देखो सिवाच, रूबिका आपका जो डिस्कशन था वो बिल्कुल ये था कि क्या अमेरिका हमला करेगा कल जो रात के 8 बजे और ट्यूसडे को, और ईरान का क्या डील रिएक्शन करेगा, होगा, डील। ये बात थी। और हम कहां से कहां गए। देखो सच्चाई है अमेरिका हमला कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उसने ट्रुप्स गैदर कर लिया। नहीं, मैं एक थोड़ा सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी है, पर आप कह रहे हैं कि वो हमला कर, हाँ बोल दीजिए एक लाइन में। 10 सेकंड मैं ये कह रहा हूं कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान जो है पलटवार करेगा, और बहुत सख्त पलटवार करेगा। वो जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनका सारा एनर्जी सेक्टर और उनका डिसैलिनेशन प्लान को खत्म कर देगा। न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल अमेरिका नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि न्यूक्लियर हथियार करने की, आप समझे कि करें। 1945 के बाद दर्शक देखिए जनरल सिवाच कितनी शानदार बात कर रहे हैं। ये अमेरिका, इसने कभी अपनी जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ी, अपने लोगों को हमेशा इसने और जो जनरल सिन्हा कह रहे हैं वो बात एकदम सही है कि अमेरिका को उसकी हैसियत अब दिखानी पड़ेगी पूरे की पूरी दुनिया को एक साथ आकर। अपनी जमीन पर तो लड़ता नहीं है, दूसरों की जमीन पर जाकर जो उसके मन में आता है करता है, और कभी डेमोक्रेसी का ढिंडोरा पीटता है तो कभी इंसानियत का, और फिर उसके बाद दिखाता है डॉलर है तो सब जिंदा है। उसी की काट निकालने जब जाते हैं मोदी जी, तो आप कहते हैं ये क्यों कर रहे हैं मोदी जी? गए थे ना ब्रिक्स में, तब आप ही इनके खिलाफ खड़े हो गए थे ना, उसी डॉलर के खिलाफ मुखालिफत खड़ा करने के लिए वो ब्रिक्स का पूरा मामला हुआ था, और आप लोग कह रहे थे ये क्या आयोजन है, इससे क्या हासिल हो जाएगा, याद है ना आपको? अरे मुस्कुराइए मत, मुझे मालूम है हमने नहीं कहा, पेट्रोल की हम उस ये पर सर आगे वक्त की चले ना। कमी है, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, गूंज में इतना ही।